सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। इन्वेस्टिगेशंस या डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पार्ट होता है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसको ब्रॉड वे में मैंने समझा दिया। देन अपन ने इन्वेस्टिगेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर मॉनिटरिंग और कोरोनरी एंजियोग्राफी बता दी। बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया और हार्ट की बीमारियों के दौरान इनमें आने वाले कौन कौन से बदलाव हैं, कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या बदलाव आने वाला है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी से आगे बढ़ते हैं, अगले इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। इस अगले इन्वेस्टिगेशन का नाम है, बोले तो नंबर 5, इस अगले इन्वेस्टिगेशन का नाम है एक्सरे, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है। एक्सरे, यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि एक्सरेज में कौन सी रेज यूज करते हैं। Which of the following rays are commonly used in X-ray? The answer is X-rays. The answer is X-rays. X-ray में अपन X-rays यूज करते हैं। बॉडी के ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जिनके लिए एक्सरे सामान्यतः कराया जाता है? कौन से सिस्टम की प्रॉब्लम को देखने के लिए एक्सरे कराते हैं? तो मस्कुलर इंजरी, टेंडन में इंजरी, लिगामेंटल इंजरी और खासकर फ्रैक्चर ऑफ बोन, इनके लिए सबसे प्रायोरिटी पर अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एक्सरे। तो एक्सरे इज द मोस्ट यूजेबल डायग्नोस्टिक मेजर फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं मेनली अपन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के दौरान, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे कराया जाता है चेस्ट का। तो चेस्ट एक्सरे के अंदर मेनली अपन लंग्स को देखते हैं। तो लंग्स में किसी भी तरह का पानी भरना, लंग्स के अंदर पानी भरना, लंग्स के चारों तरफ पानी भरना, लंग्स के चारों तरफ ब्लड का भरना, फ्लूइड का भरना, गैस का भरना, उसके लिए भी अपन चेस्ट एक्सरे कराते हैं। जो दो तरीके से परफॉर्म करते हैं, एक तो होता है एपी, बोले तो एंटीरियो पोस्टीरियर, और एक होता है पीए, बोले तो पोस्टीरियो एंटीरियर। तो एपी और पीए एक्सरे कराते हैं, लेटरल भी होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी में कई बार इंटेस्टाइनल लूप को देखने के लिए भी अपन एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे का इस्तेमाल जीआईटी में भी होता है। कई बार किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में स्टोन की जांच कराने के लिए सोनोग्राफी कराते हैं। तो सोनोग्राफी में पथरी या स्टोन पकड़ में नहीं आता, और कई बार वह स्टोन आपको एक्सरे में देखने को मिल जाता है। तो रीनल सिस्टम में स्टोन को देखने के लिए भी अपन कई बार एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे का दायरा केवल और केवल सीमित नहीं है कि केवल और केवल एक्सरे अपन मस्कुलोस्केलेटन में कराएं, बॉडी के अलग अलग सिस्टम में भी अपन एक्सरे करा सकते हैं। अपन यहां कार्डियोलॉजी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्डियोलॉजी में जो आप एक्सरे कराते हैं, कार्डियोलॉजी में जो आप एक्सरे कराते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सरे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं? उस एक्सरे में कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले तो बात करें, आप एक्सरे कराते हैं चेस्ट का। हार्ट के केस में आप एक्सरे कराते हैं चेस्ट का, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, एपी और पीए। ये जो दो एक्सरे कभी आपने देखा होगा चेस्ट का, तो दोनों लंग्स के बीच में व्हाइट वाला स्पेस होता है। जो व्हाइट वाला स्पेस होता है वह होता है हार्ट। व्हाइट वाला जो स्पेस होता है वह होता है हार्ट। हार्ट का साइज अपन एक्सरे से देख सकते हैं। यदि वो स्पेस बढ़ा हुआ है तो अपन अंदाजा लगाएंगे इंसान के हार्ट का साइज बढ़ गया है,
और हार्ट का साइज बढ़ना, इसको अपन बोलेंगे कार्डियोमेगैली। इसको अपन बोलेंगे कार्डियोमेगैली। तो एक्सरे के द्वारा सबसे पहले तो आप हार्ट का साइज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट के चैम्बर का साइज बढ़ जाता है, जिसको एक्सरे से फाइंड आउट किया जाना संभव होता है। उसके अलावा यदि कोई इंसान हार्ट फेलियर में चल रहा है तो दबाव बढ़ेगा पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन में दबाव बढ़ेगा तो दबाव जाएगा लंग्स में, और अल्टीमेटली लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। और लंग्स में पानी भरना, इस परिस्थिति को अपन नाम देते हैं पल्मोनरी कंजेशन। इस परिस्थिति को अपन नाम देते हैं पल्मोनरी कंजेशन, जो अपन को एक्सरे में व्हाइटिश क्लाउड के रूप में देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी कंजेशन भी अपन एक्सरे से देख सकते हैं। इसके अलावा लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़े तो लंग्स के बाहर कैविटी होती है प्लूरा। इस प्लूरा में फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, और प्लूरा में फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, कंडीशन को नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन। यह प्लूरल इफ्यूजन भी एक्सरे में देखने को मिल सकता है। यह प्लूरल इफ्यूजन भी एक्सरे में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस प्लूरा में यदि ब्लड का कलेक्शन हो जाए तो कंडीशन को नाम देते हैं अपन हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स भी अपन को एक्सरे से पता चल सकता है। यदि इसके अंदर एयर भर जाए तो कंडीशन को नाम देते हैं न्यूमोथोरैक्स। यह भी देखने को मिल सकता है। पस भर जाए तो पायोथोरैक्स। पस भर जाए तो पायोथोरैक्स, जिसको दूसरा नाम देते हैं अपन एम्फाइमा। देखें, एम्फाइसीमा अलग है, एम्फाइमा अलग है। तो एम्फाइमा का मतलब है पस कलेक्शन इनसाइड द प्लूरल कैविटी। यह भी एक्सरे में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम होती है, उसके बीच की पेरिकार्डियल कैविटी में जब पेरिकार्डाइटिस होता है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है। बोले तो पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस पेरिकार्डियल इफ्यूजन का पता भी अपन एक्सरे से चला सकते हैं। तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का केस है, क्या उसके अंदर एक्सरे कराया जाना उचित होगा? आंसर है यस। उस एक्सरे कराने से कौन कौन सी फाइंडिंग है जो आप देख सकते हो? तो ये सारी की सारी फाइंडिंग आपके सामने। हार्ट का साइज देख सकते हैं, लंग्स में कंजेशन, प्लूरल इफ्यूजन, हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स या एम्फाइमा, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देख सकते हैं। एक्सरे कराने का प्रोसीजर ये होता है कि आपने कई बार चेस्ट एक्सरे कराया होगा। एक्सरे रूम में अपन जाते हैं, बाहर ही वार्निंग लिखी होती है, एक्सरे घातक है, एक बार में केवल एक ही मरीज एंटर करे। अपन एक्सरे कराने जाते हैं, सामने एक प्लेट होती है, वहां पर आपको इस पोजीशन में खड़ा किया जाता है, चिन को स्टैंड पर लगाया जाता है। टेक्नीशियन पीछे जाता है, वो आपसे कहता है जब मैं कहूं तो सांस रोकना। फिर पीछे से आवाज आती है सांस रोको, वो बटन दबाता है। पीछे जो मशीन लग रही है उससे रेज निकलती हैं, आपके थोरेसिक कैविटी को भेदते हुए सामने प्लेट पर पड़ती हैं, और आपके अंदर की पिक्चर उस प्लेट पर छप जाती है, जिसमें किसी भी तरह की पैथोलॉजी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो लाइन एक्सरे रूम के बाहर लिखी होती है, अपने जैसे मेडिकल स्टाफ उसको बहुत कम फॉलो करते हैं। आप जहां पर नौकरी कर रहे हो, आपका कोई नॉन आया एक्सरे कराने, तो रूटीन में तो 2 घंटे बाद मिलेगा, बट आप नौकरी कर रहे हो, दादागिरी है आपकी कि चल मैं करा के आता हूं। आप गए, 2 मरीज अंदर हैं, आप भी एंटर हो गए, अरे पहले इसका करना। आप वो मरीजों का हुआ, फिर उसके तुरंत बाद आपके मरीज का हुआ, आप देख रहे हैं, उसको पोजीशन दे रहे हैं, वहीं पर खड़े हुए हैं। टेक्नीशियन भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको तो लेड कंटेनर के पीछे जाके एक्सरे करना है। लेड एप्रोन हो सकता है पहना हुआ हो,
फिर आप पूरी दादागिरी से आ गए, फिल्म को भी लिया है कि भैया ला फिल्म भी दे दे, अभी 5 मिनट में तैयार कराता हूं, तुरंत डॉक्टर साहब को दिखा दिया और आपने साबित कर दिया कि आप वास्तविक में स्टाफ हैं, पर इस साबित करने के चक्कर में आपने अपना नुकसान कर लिया। देखिए, एक्सरे ऐसा नहीं होता कि आप 1-2 बार 10-20 बार संपर्क में आए और आपको बीमारी हो गई, नहीं, पर लगातार आप संपर्क में आओगे तो एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, कैंसर, बोन मैरो डिप्रेशन जैसी घातक बीमारियां एक्सरे से होती है। एक्सरे का क्लियरली इंडिकेशन होता है, खासकर प्रेगनेंसी में तो एक्सरे को अवॉइड किया जाता है। द एक्सरे आर अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट कॉज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे को हमेशा अवॉइड किया जाता है क्योंकि एक्सरे की वजह से कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। तो सारी बातों का सार यह है कि जितना हो सके आप एक्सरे से दूर रहो। आपके दोस्त का कराना है तो आप उनको, टेक्नीशियन को बोल के खुद बाहर आ जाओ, आप वहां पर खड़े मत रहो। एक्सरे घातक है, जगह जगह वार्निंग होती है, परंतु फिर भी अपन उसको फॉलो नहीं करते। तो एक्सरे में ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सरे घातक होते हैं, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें। एक्सरे का ज्यादा एक्सपोजर आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। और अगली बात जो दिमाग में रखनी है, एक्सरे इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक्सरेज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं? आप प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सरे कराओगे तो बच्चे पर एक्सरे का दुष्प्रभाव होगा और उस बच्चे में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरे। एक्सरे में अपन एक्सरेज यूज करते हैं, खासकर इसका इस्तेमाल मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर के लिए होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी काम में आता है एक्सरे, जीआईटी में भी, उसके अलावा रीनल सिस्टम में भी। प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं कराते हैं। कार्डियोलॉजी में एक्सरे कराने का क्या महत्व है, क्या क्या चीजें अपन एक्सरे से देख सकते हैं, वो सारी पिक्चर आपके सामने है। आने वाले भविष्य में व्यवहारिक तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है, जितना हो सके एक्सरे से कम संपर्क में आओ। जितना हो सके एक्सरे से कम संपर्क में आपको आना है। तो कार्डियोलॉजी में एक्सरे का क्या इस्तेमाल होगा, ये आपके सामने है। अब मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा एक्सरे कराना है क्या, तो आप आंसर दोगे यस सर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक्सरे कराना है क्या, यस सर। पेरिकार्डाइटिस या पेरिकार्डियल इफ्यूजन में एक्सरे कराना है क्या, यस। ऑटोमेटिकली आंसर दोगे आप। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरे। कम ऑन टू द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर कार्डियोलॉजी। तो अगला इन्वेस्टिगेशन अपन लिखें, इट इज द अल्ट्रासोनोग्राफी। अगला इन्वेस्टिगेशन होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको अपन सिंपली सोनोग्राफी बोलते हैं, यूएसजी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां भी मैं वही पूछूंगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेव आर यूज ड्यूरिंग द अल्ट्रासोनोग्राफी। ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी है साउंड वेव, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है थीटा रेज। कौन सी वेव या रेज का इस्तेमाल करते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि 100% साथी बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपने दिमाग में। द यूएसजी यूजेज द अल्ट्रासाउंड वेव। इसके अंदर साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। द यूएसजी यूजेज द साउंड वेव। कौन से सरकमस्टांस में सोनोग्राफी का सबसे ज्यादा यूज है? सबसे ज्यादा यूज है, इसका आंसर भी आप साथी दे रहे हैं। सबसे कॉमन
और सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर होता है एक्सरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक्सरे इज द कॉमनेस्ट एंड सेफेस्ट प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू फाइंड आउट द फीटल वेलबींग। फीटल वेलबींग का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी में किया जाने वाला सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अलावा और क्या क्या कॉमन इंडिकेशन है जीआईटी डिसऑर्डर, बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इनको देखने के लिए, इनकी कंसिस्टेंसी और इनके अंदर डेवलप हुई पैथोलॉजी को देखने के लिए भी सोनोग्राफी मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। रीनल सिस्टम में, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में किसी भी तरह की पैथोलॉजी को देखने के लिए भी कराया जाने वाला, खासकर स्टोन कराया जाने वाला कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है सोनोग्राफी। इन तीनों में भी सबसे प्रायोरिटी पर अपन डिसाइड करें तो प्रेगनेंसी के दौरान कराया जाने वाला कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, सबसे कॉमनेस्ट और सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। किस तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है? देखें, आपने कभी कराई होगी या कोई साथी की सोनोग्राफी के दौरान आप साथ गए होंगे। वहां पर सोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो सोनोग्राफी कर रहा है वो आपसे कहता है कि ब्लैडर फुल है क्या, या हिंदी में बोलूं कि टॉयलेट आ रहा है क्या। उसका ये बोलना टॉयलेट आ रहा है क्या, ये इंडिकेशन है कि आपका ब्लैडर फुल है क्या। यानी इस प्रोसीजर को कराने से पहले इंसान में ब्लैडर फुल होना चाहिए। 3 तरीके से करते हैं सोनोग्राफी: अपर एब्डोमिनल सोनोग्राफी, लोअर एब्डोमिनल सोनोग्राफी और सोनोग्राफी ऑफ वोल एब्डोमिनल। वोल एब्डोमेन का मतलब पूरा एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन की सोनोग्राफी हो रही है तो फिजिशियन लीवर देखना चाह रहा है, गॉल ब्लैडर देखना चाह रहा है, पेनक्रियाज देखना चाह रहा है, स्टोमक देखना चाह रहा है। लोअर की हो रही है तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर देखना चाह रहा है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन देखना चाह रहा है। तो या तो लोअर की हो तब ब्लैडर फुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जी ब्लैडर फुल? यानी कि सोनोग्राफी के दौरान प्रोसीजर से पहले एक कॉमन सी इंडिकेशन है, द ब्लैडर मस्ट बी फुल। द ब्लैडर मस्ट बी फुल। ब्लैडर फुल होना चाहिए। अब यहां पर है ब्लैडर क्यों फुल होना चाहिए, क्या आंसर है? तो देखो, एक तो कारण होता है कि ब्लैडर में किसी तरह का स्टोन पड़ा हुआ है या ब्लैडर में पैथोलॉजी है और इंसान के ब्लैडर में यूरिन नहीं है, ब्लैडर कोलैप्स है, तो सोनोग्राफी में वह अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ब्लैडर में किसी स्टोन का पता लगाना या ब्लैडर की पैथोलॉजी को देखना है तो ब्लैडर भरा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट फीमेल सोनोग्राफी कराने जाती है तो भी उसका ब्लैडर फुल होना चाहिए। क्यों फुल होना चाहिए? उसका कारण दिया जाता है कि यूट्रस को एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्स पोजीशन में रखने का काम करता है फुल ब्लैडर। अगर ब्लैडर फुल होगा तो यूट्रस अपनी प्रॉपर पोजीशन में होगा और जब प्रोब या ट्रांसड्यूसर उसके ऊपर घूमेगा तो क्लियर पिक्चर आएगी यूट्रस की भी और उसके अंदर फीटस की भी। अगर वो खाली होगा तो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आएगी। तो यूट्रस को अपनी प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखने का काम भी करता है भरा हुआ ब्लैडर। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी करा रहे हैं तो भी ब्लैडर फुल होना चाहिए। अगला पॉइंट, ब्लैडर फुल है जी, तैयार हैं हम,
सलाह देते हैं कि पानी पियो, चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। वो सलाह इसलिए है कि आपको टॉयलेट आना चाहिए, बोले तो ब्लेडर मस्ट बी फुल। सोनोग्राफी रूम में चले गए आप, वहां पर आपको सुपाइन पोजीशन दे दी जाएगी। उसके हाथ में एक ट्रांसड्यूसर होगा जिसको आपके एब्डोमेन पर, उस पर जेल लगाएगा वो फिजिशियन, और उसके अलावा एब्डोमेन पर जेल लगाएगा, ट्रांसड्यूसर को घुमाएगा। जो ट्रांसड्यूसर को घुमाएगा उससे साउंड वेव निकल रही हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन पर पड़ रही हैं, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वापस से उनकी पिक्चर कंप्यूटर में सिंथेसिस हो रही है, जिसको फिजिशियन देखता है, कंसिस्टेंसी देखता है, साइज को भी देखता है, किसी तरह की पैथोलॉजी का भी पता लगाता है। तो सुपाइन पोजीशन में एब्डोमेन की सोनोग्राफी हो गई। सोनोग्राफी होने के बाद क्या है, आपको गॉज पीस मिल जाता है कि लो भैया जो जेल लगा हुआ है उसको साफ कर लो। आप साफ करते हैं, तुरंत बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलते ही मैक्सिमम सीधा टॉयलेट जाना पड़ता है, बिकॉज ब्लेडर हैज बीन फुल्ड, उसको खाली करना है। सोनोग्राफी के बाद किसी भी तरह की स्पेसिफिक प्रिकॉशन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक केयर नहीं है। तो सोनोग्राफी कराई, कौन सी पोजीशन में कराई, सुपाइन पोजीशन में। सोनोग्राफी कराने के बाद कोई स्पेसिफिक केयर है क्या, नहीं है। अच्छा, एक्सरे में कोई स्पेसिफिक केयर है क्या, एक्सरे से पहले, एक्सरे के दौरान या एक्सरे के बाद में, नहीं। बस एक्सरे रूम में एंटर मत हो, मरीज के साथ मत जाओ, तुम्हारी बॉडी पर एक्सरे गिरेंगे तो नुकसान होगा। कुछ कहते हैं कि सर गले में कुछ पहना हुआ है तो उतार दो, क्यों, एक्सरे से करंट आ जाएगा क्या, नहीं। वो इसलिए पहना हुआ गले में उतारा जाता है, यदि चेस्ट एक्सरे करा रहे हैं, वो जो पहना हुआ है वो एक्सरे में आ जाता है। बाकी आप नी का एक्सरे करा रहे हो, घुटने का एक्सरे करा रहे हो, तो क्या गले में पहनी हुई चीज उतारनी पड़ेगी, नहीं। कोई भी ऑर्नामेंट उतारने की आवश्यकता नहीं है, गले वाला इसलिए उतारना पड़ता है, यदि चेस्ट एक्सरे करा रहे हो तो वह चीज एक्सरे में आ जाएगी, जिससे फाइंडिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज कोई स्पेशल केयर नहीं है, ना एक्सरे से पहले, ना एक्सरे के दौरान, ना एक्सरे के बाद। सोनोग्राफी में एक्सरे से पहले ब्लेडर फुल होना चाहिए, कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में करेंगे। और सोनोग्राफी के बाद कोई स्पेशल केयर है क्या, नहीं है। सोनोग्राफी का कार्डियोलॉजी में क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी इन कार्डियोलॉजी। देखें, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हिपेटोमेगैली होगी, स्प्लीनोमेगैली होगी, एसाइटिस होगा, पेरिटोनाइटिस होगा। अब ये सारी की सारी फाइंडिंग का पता किससे लगाएंगे, अपन सोनोग्राफी से। तो यदि हार्ट फेलियर वाला मरीज है, हार्ट फेलियर वाला मरीज है, तो उसमें हिपेटोमेगैली, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस, इन सभी को देखने के लिए अपन सोनोग्राफी कराते हैं। दैट आर द यूजेज ऑफ यूएसजी इन कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में अल्ट्रासोनोग्राफी का यह यूज होता है। तो दैट इज द अल्ट्रासोनोग्राफी, द वेव विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द सोनोग्राफी, आंसर इज साउंड वेव। एक्सरे में कौन सी रेज है, एक्स रेज। कोरोनरी एंजियोग्राफी में कौन सी रेज है, एक्स रेज। कौन कौन सी बीमारियों में सोनोग्राफी कराते हो, प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन और सेफेस्ट प्रोसीजर होता है सोनोग्राफी। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में भी सोनोग्राफी कराते हैं। किडनी, यूरेटर, ब्लेडर को देखने के लिए भी कराते हैं। सोनोग्राफी से पहले ब्लेडर फुल होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में कराते हैं। कार्डियोलॉजी में क्या यूज है, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस को देखने के लिए सोनोग्राफी सामान्यतः कराई जाती है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन
मॉडिफाइड सोनोग्राफी जिसके अंदर कलर्ड पिक्चर अपन को देखने को मिलती है, उस पर्टिकुलर कलर्ड सोनोग्राफी को नाम देते हैं अपन कलर डॉपलर। यह एक तरीके से कलर्ड सोनोग्राफी होती है। द प्रोसीजर आर सेम जस्ट लाइक द सोनोग्राफी। यह एक तरह की सोनोग्राफी ही होती है। इसके अंदर कलर्ड पिक्चर अपन को मिलती है, तो खासकर ये जो कलर सोनोग्राफी हो रही है, इस कलर सोनोग्राफी का इस्तेमाल ब्लड वेसल की स्टडी के लिए करते हैं। अगर पैर की किसी वेन में डीवीटी बन गया तो कलर डॉपलर कराएंगे। कैरोटिड आर्टरी में कोई ब्लॉक सस्पेक्ट हो रहा है तो कलर डॉपलर कराएंगे। तो कलर डॉपलर से आर्टरी और वेन में फ्लो होने वाले ब्लड का भी अध्ययन हो जाता है, और किसी भी तरह की रुकावट है तो उसका भी एनालिसिस इस कलर डॉपलर के द्वारा किया जाना पॉसिबल होता है। तो कलर डॉपलर में अपन बोल सकते हैं द प्रोसीजर ऑफ कलर डॉपलर आर सेम एज सोनोग्राफी, सेम एज यूएसजी। इसके अंदर कलर्ड पिक्चर अपन को देखने को मिलती है। कलर डॉपलर में काम में आने वाली वेव कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द कलर डॉपलर? द आंसर इज सेम, बोले तो साउंड वेव। इसमें भी साउंड वेव का अपन इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉमनली यूज होता है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में आए हुए किसी भी ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी से ज्यादा अच्छा प्रोसीजर होता है कलर डॉपलर। तो इसका सामान्य यूज है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल। इसका सामान्य यूज है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर में एग्जाम्पल की बात करें तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और वेन का एबनॉर्मली डायलेट हो जाना, बोले तो वेरिकोज वेन। वेन का एबनॉर्मली डायलेट हो जाना, बोले तो वेरिकोज वेन। तो सेम प्रोसीजर होता है। कलर्ड पिक्चर इसके अंतर्गत अपन को मिलती है, दैट इज द कलर डॉपलर। आगे बढ़े। अब वो इन्वेस्टिगेशन आ गया जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का नाम है इकोकार्डियोग्राफी। बहुत देर से आप सोच रहे होंगे, और जब भी मैं पूछ रहा था कि अगला इन्वेस्टिगेशन कौन सा कराएं, तो बार बार आपके मन में लहरें उठ रही थी कि सर इको करा लो। तो चलो वो इको वाला पल आ ही गया। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर काम में आने वाली वेव हैं एक्सरे, साउंड वेव, थीटा वेव या अल्फा वेव। इकोकार्डियोग्राफी में कौन सी वेव या रेज अपन इस्तेमाल करते हैं? तो देखें, ये प्रोसीजर इतना लेट पढ़ाने का मतलब यह है, all things are same just like the sonography. The sonography of heart is known as echocardiography. हार्ट की सोनोग्राफी को इको के नाम से जानते हैं। यह दो तरह की होती है, 2D इको और 3D इको। 2D इको का मतलब 2 डायमेंशनल वेव डाली जाती है। 3D इको का मतलब है 3 डायमेंशनल वेव डाली जाती हैं, और 3D वेव डाली जाएंगी तो क्लियर पिक्चर अपन को मिलेगी। 2D इको सस्ती होती है, 3D महंगी होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्लियर पिक्चर अपन को मिलती है। तो इको लेट पढ़ाने का मतलब ही यह था कि सोनोग्राफी के बाद पढ़ें, ताकि कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़े। इट इज द सोनोग्राफी ऑफ हार्ट। इट इज द सोनोग्राफी ऑफ हार्ट। इस इकोकार्डियोग्राफी में काम में आने वाली वेव कौन सी हैं? जब इसको मैं सोनोग्राफी बोल रहा हूं तो आंसर भी वही होगा, इट यूजेस द साउंड वेव्स।
इट यूजेज द साउंड वेव्स, इसके अंदर साउंड वेव का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसीजर को कभी आपने देखा हो प्रैक्टिकली? मरीज को 2D इको लिख दी, वह चला गया 2D इको कराने के लिए, वहां पर उसका नंबर आया, फिजिशियन ने उसको सुपाइन पोजीशन दी। सुपाइन पोजीशन देने के बाद एक ट्रांसड्यूसर होता है जिस पर जेल लगाता है, चेस्ट पर जेल लगाता है और ट्रांसड्यूसर को चेस्ट के ऊपर घुमाया जाता है। सुपाइन पोजीशन में थोड़ी देर घुमाने के बाद फिजिशियन कहता है कि आप इस करवट हो जाओ, बोले तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, और फिर इसको घुमाता है, इधर की साइड में घुमाता है। 2 से 3 मिनट घुमाने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते ही गॉज पीस आपको मिल गया, जो जेल लगी है उसको साफ कर लो और जाते जाते लगे हाथ रिपोर्ट भी लेते जाओ। प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव निकल रही थी जो आपके हार्ट से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिनका कंप्यूटराइज सिंथेसिस हो रहा है, जिनसे कंसिस्टेंसी साइज का अपन को पता चल रहा है। तो इस प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर से पहले कोई स्पेशल केयर नहीं है, प्रोसीजर के दौरान कोई स्पेशल केयर नहीं है और प्रोसीजर के बाद भी कोई स्पेशल केयर नहीं है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सी पोजीशन में आपकी इकोकार्डियोग्राफी हुई, कौन सी पोजीशन में आपकी इकोकार्डियोग्राफी हुई। तो आंसर है सुपाइन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आंसर है सुपाइन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इकोकार्डियोग्राफी से क्या क्या चीज देख ली आपने? इकोकार्डियोग्राफी से सबसे पहले तो आपने पूरे हार्ट का साइज देख लिया, नंबर 1। हार्ट के हर एक चैम्बर का साइज देख लिया, हर एक चैम्बर का साइज देख लिया, किसी में डायलेशन या हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, ये देख लिया। पूरे हार्ट का साइज देख लिया। नंबर 2, आपने चारों चैम्बर का साइज देख लिया। नंबर 3, आपने वाल की कंडीशन भी देख ली। स्टीनोसिस तो नहीं है वाल में, रीगर्जिटेशन तो नहीं है, प्रोलैप्स तो नहीं है, तो सारी की सारी वाल्वुलर कंडीशन के लिए आप इको कराते हैं। तो वाल्व की कंडीशन देख लिया आपने, वाल्व की कंडीशन देख लिया आपने, और बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इको से ही पता चलता है आपको इजेक्शन फ्रैक्शन का, कि हार्ट में कितना ब्लड तो आ रहा है और आने वाले ब्लड के अनुपात में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, जो एक नॉर्मल इंसान का होता है 55 से 65%। 55 से 65%। तो जो इकोकार्डियोग्राफी आप कराते हैं, उस इकोकार्डियोग्राफी से आपको कौन कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है? यहां पर लिखें तो अपन लिख सकते हैं, हार्ट का साइज देखने को मिलता है, साइज ऑफ हार्ट, उसके अलावा साइज ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट, साइज ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट, उसके अलावा वाल्वुलर डिसऑर्डर, स्टीनोसिस, रीगर्जिटेशन और प्रोलैप्स, वाल्वुलर डिसऑर्डर, वाल्वुलर डिसऑर्डर। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आप देखते हो इजेक्शन फ्रैक्शन, जिससे आपको हार्ट फेलियर का पता चलता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी इसके द्वारा देखा जा सकता है। तो इकोकार्डियोग्राफी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेजर फॉर, ऑप्शंस आर एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या वेरिकोज वेन। कौन सी बीमारी में इकोकार्डियोग्राफी एक बेहद महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है? और आंसर आपके दिमाग में फिक्स आ रहा है कि सर इसका आंसर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
बताओ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट का साइज बढ़ेगा, चैम्बर का साइज बढ़ेगा। हार्ट फेलियर का मेन कारण होता है वाल्व की खराबी। वाल्व की खराबी से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, बता चुका हूं मैं। और हार्ट फेलियर कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, इसके लिए देखते हैं अपन इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टूल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टूल फॉर द पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेजर कौन सा है? द आंसर इज इकोकार्डियोग्राफी। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की सोनोग्राफी होती है, जो दो तरह की होती है, 2D इको और 3D इको। 2D इको और 3D इको। इको के दौरान मरीज को सुपाइन या लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। इको करने के पश्चात हार्ट में निम्न कंडीशंस को देखा जा सकता है, इन कंडीशन को देखा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो देखें, ये इको हो गई, सिंपल शब्दों में दिमाग में बिठा के रखना है। व्हाट इज द इको? इट इज जस्ट लाइक द सोनोग्राफी। हार्ट की सोनोग्राफी एक तरीके से इकोकार्डियोग्राफी होती है। इज दैट क्लियर? अब किसी किसी इंसान के अंदर, किसी किसी इंसान के अंदर यदि चेस्ट में कोई पैथोलॉजी है और चेस्ट इस तरीके से है, बोले तो बेरल शेप्ड चेस्ट है, बेरल शेप्ड चेस्ट है। अब इस इंसान में आप इको कराओगे तो जो ट्रांसड्यूसर है उसको चेस्ट पर घुमाओगे तो चेस्ट से बहुत अंदर हार्ट है, हार्ट की क्लियर पिक्चर नहीं आती। तो ऐसे इंसानों में इको करनी मान के चलो जरूरी है। तो एक छोटा सा प्रोब होता है, ओरल कैविटी के द्वारा उसको निगला जाता है। निगलने के बाद गले तक आता है, ईसोफेगस में आता है और ईसोफेगस में फिर उसको घुमाते हैं। सेम साउंड वेव निकल रही है, सेम हार्ट की पिक्चर ले रहा है, बट सोचो अंतर आ गया। एक तो हार्ट की पिक्चर बाहर से लो और एक अंदर ईसोफेगस से लो, तो ईसोफेगस और हार्ट की दूरी कम है और बाहर यदि बेरल शेप्ड चेस्ट है तो दूरी ज्यादा है। तो आपने ईसोफेगस के अंदर जाकर इको करी, ईसोफेगस के अंदर जाकर इको की आपने मरीज की। इस इको को नाम देते हैं ट्रांस ईसोफेजियल इको। यहां पर ट्रांसड्यूसर या प्रोब को आप ईसोफेगस के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इस इको का नाम है ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। इस इको का नाम है ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। इज दैट क्लियर? इसमें सेम इको है, बस अंतर यह है कि जो प्रोब है उसको बाहर से ना घुमाकर आप ईसोफेगस के अंदर इंसर्ट करके उसको रोल करते हैं या बोले तो घुमाते हैं। आगे बढ़े अपन, दो इन्वेस्टिगेशन और हैं, उनकी भी जानकारी ले लें। इससे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जिसका नाम है सिटी स्कैन, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जिसका नाम है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन बोले तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। फिर से पहला क्वेश्चन सिटी स्कैन में मेरे द्वारा आप साथियों के लिए, सिटी स्कैन में कौन सी रेज इस्तेमाल करते हैं? साउंड वेव, एक्सरेज, मैग्नेटिक वेव्स या थीटा वेव्स? कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है? तो देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है द सिटी स्कैन यूजेज द एक्सरेज।
सिटी स्कैन में भी एक्सरे का यूज होता है। इसीलिए सिटी स्कैन रूम के बाहर भी लिखा होता है अंदर केवल मरीज जाए और अटेंडर अंदर एंटर ना हो। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर फिर सिटी स्कैन और एक्सरे में क्या अंतर हुआ? देखें, एक्सरे में जो एक्सरेज बॉडी पर डाले जाते हैं वो 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल। इसमें जो एक्सरेज शरीर पर डाले जा रहे हैं वो 3D है। यहां से एक्सरे, यहां से एक्सरेज, ये एक्सरेज, ये एक्सरेज, ये एक्सरे, चारों तरफ से एक्सरे डाले जा रहे हैं 3D। अब ये एक्सरे यहां डाला गया तो इससे क्रॉस सेक्शनल इमेज मिली, फिर यहां डाला गया तो इससे मिली, तो जो माइन्यूट पैथोलॉजी होती है वो भी पता चल जाती है जो नॉर्मली एक्सरे में पकड़ में नहीं आती। तो सिटी स्कैन यूजेज द 3D एक्सरेज, सिटी स्कैन यूजेज द 3D एक्सरेज। किस तरह की इमेज बनती है इससे? क्रॉस सेक्शनल, टू प्रोड्यूस द क्रॉस सेक्शनल इमेजेज, टू प्रोड्यूस द क्रॉस सेक्शनल इमेजेज, क्रॉस सेक्शनल इमेजेज पैदा करने के लिए। आपने रिपोर्ट देखी होगी, छोटी छोटी सी इमेज मिलती है अलग अलग टुकड़ों में, बड़ी सी फिल्म आती है जिस पर छोटी छोटी सी इमेज अंकित होती हैं, वो सिटी स्कैन होता है। तो इसमें भी घातक एक्सरेज यूज होती हैं, पहली बात दिमाग में रखनी। सिटी स्कैन का प्रोसीजर देखा होगा आपने, 2 तरीके से कराते हैं। जब डॉक्टर सिटी स्कैन लिखता है तो 2 तरीके से होती है। एक होती है प्लेन सीटी। प्लेन सीटी का मतलब है किसी भी तरह का दवाई मरीज में इंसर्ट नहीं करेंगे। और एक होती है CECT, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड सिटी स्कैन। इस प्रोसीजर में रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करते हैं। प्लेन सीटी में तो सीधे सिटी स्कैन कराते हैं, और CECT बोले तो कॉन्ट्रास्ट एनहेंस सिटी स्कैन, इसमें रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करते हैं। चूंकि इसमें रेडियो ओपेक डाई लगा रहे हैं तो एडवाइज नंबर 1 AST कर लो भैया। एडवाइज नंबर 2 किडनी तो खराब नहीं है, पता लगा लो, रीनल फंक्शन टेस्ट कर लो या अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो। ये चीजें इस कॉन्ट्रास्ट एमिशन या कॉन्ट्रास्ट एनहेंस सिटी स्कैन के लिए जरूरी होती। सिटी स्कैन जब आप कराते हो कौन कौन से एरिया की सिटी स्कैन हो सकती है? सब कुछ की, टंग की हो जाती है, जॉइंट की हो जाती है, ब्रेन की हो जाती है, लैरिंग्स की हो जाती है, स्टोमक, पेनक्रिया, जॉइंट, हर चीज की सिटी स्कैन होना संभव है। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की माइन्यूट स्टडी के लिए अपन सिटी स्कैन सामान्यतः कराते हैं। सिटी स्कैन में अपन बात करें, जब आप सिटी स्कैन कराओगे तो सिटी स्कैन कराने से पहले आपका क्या रोल होगा? सिटी स्कैन कराने से पहले आपका क्या रोल होगा? देखो, यदि कॉन्ट्रास्ट मीडियम से आप सिटी स्कैन करा रहे हो तो सबसे पहले डाई का AST करो, सोनोग्राफी कराओ KUB की, रीनल फंक्शन टेस्ट कराओ। उसके अलावा इन्फॉर्म्ड कंसेंट मरीज से ले लें अपन। उसके अलावा बेहद जरूरी होता है मरीज को सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट।
सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना जरूरी है। उसका कारण एक आध बार ऐसा देखा गया, बेचारा गांव से कोई सिटी स्कैन कराने आया, उसके अटेंडर को बाहर खड़ा कर दिया, मरीज को मशीन में लिटाया गया, उससे कहा कि हिलना डुलना नहीं है। अब जब स्कैनर ने टेक्नीशियन ने स्कैनिंग स्टार्ट की तो मशीन मूवमेंट करती है और वो आगे जाता है। आगे चारों तरफ से ढकी हुई मशीन है, तो मरीज बैठ गया कि भैया मुझे बचाने लाए हो या मारने लाए हो, कहां ले जा रही है ये मशीन मुझे, उसको समझाना होता है। मान के चलो बीच स्कैन में उठकर बैठ जाए तो पूरा स्कैन खराब हो जाएगा, हिलना बिल्कुल नहीं है। तो सारा का सारा प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद मरीज को सीटी रूम में अपन एंटर कराएंगे। पूरे के पूरे प्रोसीजर के दौरान 5 से 15 मिनट का समय लगेगा। पूरे प्रोसीजर के दौरान 5 से 15 मिनट का समय लगने वाला है। प्रोसीजर के दौरान मरीज को इमोबिलाइज रहना है, इमोबिलाइज रहना है, हिलना डुलना नहीं है। एक्सरे घातक हो सकते हैं, तो अटेंडर ऑफ द पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड। जो अटेंडर साथ में आया है उसको सिटी स्कैन में अलाउ नहीं करेंगे। अब यदि आप बोलो कि मरीज तो मानसिक रोगी है, हिलना डुलने की बात मानेगा थोड़ी। मरीज मानसिक रोगी है, अब मानसिक रोगी है तो मरीज को बेहोश करके कराना पड़ेगा। मानसिक रोगी है तो बेहोश करके कराना पड़ेगा, बोले तो मरीज को सिडेशन देना पड़ेगा। प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, मरीज बाहर आ गया, फिल्म उसको तुरंत मिल जाती है। रिपोर्ट जो डॉक्टर बनाता है उसमें कुछ समय लगता है। अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। सीटी हो गई, अब क्या मरीज को कोई सलाह देना चाहोगे? यस, अगर कॉन्ट्रास्ट मीडियम या रेडियो ओपेक डाई लगाई है तो उसको सलाह देना चाहेंगे जितना हो सके उतना पानी पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आर एडवाइज टू द पेशेंट। क्यों सलाह देना चाहेंगे? ताकि बॉडी से जल्दी से डाई एलिमिनेट हो जाए, बॉडी से जल्दी से डाई एलिमिनेट हो जाए, इसके लिए आप उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड की एडवाइस देना चाहेंगे। क्या प्रेगनेंसी के दौरान सिटी स्कैन कराना उचित होगा? क्या प्रेगनेंसी के दौरान सिटी स्कैन कराना उचित होगा? आंसर है नो। द सिटी स्कैन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्यों नहीं कराना चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सिटी स्कैन? आंसर आपको पता है, क्योंकि इसमें कौन सी रेज का इस्तेमाल हो रहा है? एक्सरे का। कौन सी रेज का इस्तेमाल हो रहा है? एक्सरे का। और एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सिटी स्कैन का इस्तेमाल नहीं करते। तो सिटी स्कैन में शरीर पर 3D एक्सरे डालकर क्रॉस सेक्शनल इमेजेज पैदा की जाती हैं। सिटी स्कैन दो तरह का होता है, प्लेन और CECT, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से पहले आपको डाई के लिए AST करना है, किडनी के लिए सोनोग्राफी RFT करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है और सारा प्रोसीजर मरीज को समझा देना। प्रोसीजर में 5 से 15 मिनट का समय लगेगा। मरीज को हिलना डुलना नहीं है, अटेंडर को अंदर एंटर नहीं होना है, और यदि कोई मानसिक रोगी है तो बेहोश करके सिटी स्कैन करा दो। सिटी स्कैन होने के बाद मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देंगे। कारण क्या है? कारण आपको पता है, डाई बॉडी से जल्दी से एलिमिनेट हो जाए। लास्ट इन्वेस्टिगेशन रेडियो डायग्नोसिस का, जो लगभग सिटी स्कैन के समान है, और उसका नाम है MRI। अपन बात करें लास्ट इन्वेस्टिगेशन MRI, बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
बहुत सारी समानताएं हैं सिटी स्कैन और एमआरआई में, एक आध असमानताएं हैं जिनको अपन जान लेते हैं। सिटी स्कैन में यूज करते हैं अपन एक्सरे, 3D एक्सरे। एमआरआई में यूज करते हैं अपन 3D मैग्नेटिक वेव्स, 3D मैग्नेटिक रेज, यह अपन इस्तेमाल करते हैं एमआरआई में। सिटी स्कैन का प्रोसीजर होने में 5 से 15 मिनट लगते हैं। इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में 15 से 30 मिनट का समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरीके से सिटी स्कैन सारे शरीर की हो सकती है, उसी तरीके से एमआरआई भी सारे शरीर की हो सकती है। जिस तरीके से सिटी स्कैन 2 तरह का होता है, प्लेन सीटी और विद रेडियो ओपेक डाई, यह भी 2 तरह का होगा, प्लेन एमआरआई और विद कॉन्ट्रास्ट मीडियम। परंतु यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट बात होती है, जो बेसिक अंतर है। एमआरआई कराने आप जाओगे तो आपके सारे क्लॉथ को चेंजिंग रूम में जाके चेंज करना पड़ेगा, वहां अलग से आपको क्लॉथ मिलेंगे और वहां पर आपसे कह दिया जाएगा किसी भी तरह का ऑर्नामेंट बॉडी पर नहीं होना चाहिए। कोई रिंग है, गले में कुछ पहना है, कानों में कुछ है, चूड़ियां हैं, सारा कुछ उतार दिया जाता है। उसका कारण है कि किसी भी तरह का ऑर्नामेंट में यदि लोहा हुआ, आयरन हुआ, तो यहां पर मैग्नेटिक रेज हैं और चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो शायद मीडिया में आपने भी सुनी होंगी कि एमआरआई रूम में मरीज की एमआरआई हो रही थी और अटेंडर वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गया, छोटा वाला, गलती से एंटर हो गया और स्कैनिंग चल रही थी, मशीन ने अपनी साइड खींच लिया और अटेंडर मर गया, क्योंकि वहां पर लोहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक बाहुबली, कहीं पर्टिकुलर जगह की घटना है, एमआरआई कराने गया, उसने अपने जेब में पिस्तौल रखी हुई थी। एमआरआई कराने गया तो जेब फटकर वो बंदूक एमआरआई मशीन के चिपक गई, जिससे मशीन 1 महीने तक खराब रही, क्योंकि लोहे की है। तो किसी भी तरह का ऑर्नामेंट और ज्वेलरी, किसी भी तरह का ऑर्नामेंट और ज्वेलरी रिमूव करना है, पहली प्रिकॉशन रिमूव करनी होती है, बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट, जब मरीज एमआरआई कराने जा रहा है तो अपन उससे पूछते हैं कुछ सर्कमस्टांस में एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या उसने आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया हुआ है? अगर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा है तो एमआरआई नहीं करेंगे, इसके फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे। फिर अपन एमआरआई की जगह सिटी स्कैन करना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्या उसको कोई मेटल का आर्टिफिशियल इंप्लांट लगा है, जैसे कि जॉइंट लगा हो, आर्टिफिशियल मैकेनिकल वाल लगा हो? तो किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंप्लांट बॉडी में लगा हुआ है तो भी अपन एमआरआई नहीं करना चाहेंगे। किसी भी तरह का इंप्लांट लगा हुआ है तो भी अपन एमआरआई नहीं करना चाहेंगे। अगला पॉइंट, प्रेगनेंसी में भी एमआरआई को अवॉइड करते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एमआरआई। प्रेगनेंसी में भी एमआरआई को अवॉइड करने का पर्पज, सीटी भी नहीं कराते, एमआरआई भी नहीं कराते, कारण दोनों के अलग अलग हैं। एमआरआई में जो मैग्नेटिक रेज निकलती हैं और जब वो प्रेग्नेंट फीमेल के एब्डोमेन पर पड़ती हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड वार्म हो जाता है, और कराकर देखी होंगी पहले तो कुछ फीमेल में एबॉर्शन हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक रेज से एमनियोटिक फ्लूइड गर्म हो गया।
तो एबॉर्शन होने का खतरा है। देखो दोनों में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बट लॉजिक अलग है। सीटी इसलिए नहीं कराते कि कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो जाएगा, और एमआरआई इसलिए नहीं कराते क्योंकि फीमेल में एबॉर्शन हो जाएगा। तो ये इसके कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इसकी जो मशीन है, कभी आपने देखा हो बाहर खड़े हुए हो और अंदर एमआरआई हो रही हो तो बहुत ज्यादा आवाज पैदा करती है। इसकी मशीन ज्यादा नॉइसी होती है, तो कोशिश यह की जाती है कि मरीज को एमआरआई कराने के दौरान एयर बड लगा दिए जाएं या एयर प्लग लगा दिए जाएं ताकि आवाज से उसको डर नहीं लगे। यहां भी मरीज को सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना होगा, और यदि कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाला हुआ है तो फिर आरएफटी, सोनोग्राफी, एएसटी ये सारे के सारे कराने होंगे। तो ये वो अलग से पॉइंट है, लगभग प्रोसीजर समान है। अलग क्या होता है एमआरआई में, वो बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। उसमें एक्सरे इस्तेमाल होते हैं, इसमें 3D मैग्नेटिक रेज, वो 5 से 15 मिनट, ये 15 से 30 मिनट। उसकी मशीन में नॉइस नहीं आता, इसमें नॉइस आता है। उसमें ज्वेलरी रिमूव कराओ या मत करो, इसमें रिमूव करना मैंडेटरी है, नहीं तो एमआरआई होगी नहीं। वो इन मरीजों में कर सकते हैं प्रेगनेंसी को छोड़कर, पर ये आर्टिफिशियल पेसमेकर वाले में कोई जॉइंट या इंप्लांट लगा हुआ है, हार्ट का वाल लगा हुआ है, उसमें या प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। और दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा होता है प्रोसीजर, तो आंसर है एमआरआई इज मच क्लियर एंड बेटर देन सिटी स्कैन। एमआरआई जो है आपने देखा होगा ज्यादा कॉस्टली होती है सिटी स्कैन से, और महंगी है, तो कॉमन सी बात है ज्यादा क्लियर पिक्चर अपन को एमआरआई से मिलती है। जैसे कई बार ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी की किसी ब्रांच में क्लॉट या थ्रोम्बस बन जाता है तो सीटी में नहीं आता, फिर एमआरआई करानी पड़ती है। तो दैट इज द सिटी स्कैन एंड एमआरआई। दैट इज द एंड ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन मेजर्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पेशेंट। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़े? 4 कल पढ़ लिए थे, ईसीजी, टीएमटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी और होल्टर मॉनिटरिंग। देन अगला इन्वेस्टिगेशन एक्सरे, ये एक्सरे का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अल्ट्रासोनोग्राफी, साउंड वेव इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से प्रोसीजर होता है आपके सामने। मॉडिफाइड सोनोग्राफी जो ब्लड वेसल की स्टडी के लिए होती है, कलर डॉपलर। देन इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की सोनोग्राफी जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मेजर ट्रीटमेंट है, मेजर डायग्नोसिस है। देन इकोकार्डियोग्राफी जिसमें ट्रांसड्यूसर को ईसोफेगस में एंटर करा देते हैं। देन सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ये जितनी भी केयर सीटी में हो रही है एमआरआई में भी होंगी, क्योंकि मैंने बता दिया सेम प्रोसीजर है। और लास्ट एमआरआई। तो दीज ऑल आर द रेडियो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच आर कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस द डिसऑर्डर। अब इनको पीपीटी के माध्यम से भी देख लें। यहां से अपन ने पढ़ा एक्सरे। It is the use of X-ray for the visualization of body organ. It is the most common investigation tool for musculoskeletal disorder. Chest X-ray, anterior posterior, posterior anterior are performed in cardiovascular disorder. इससे अपन को क्या जानकारी मिलेगी? It gives the information about size of the heart, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पल्मोनरी कंजेशन, प्लूरल डिसऑर्डर, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइमा, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स। अवॉइड द एक्सपोजर टू द एक्सरे। एक्सरे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट कॉज कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन टू द फीटस। अगला इन्वेस्टिगेशन यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। इट इज द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन. It is the most common and safest procedure during the pregnancy to find out the fetal well-being. The bladder must be full before the procedure. कौन सी पोजीशन में करेंगे? सुपाइन पोजीशन में। क्या देखने को मिलेगा इससे? किडनी, यूरिटर, ब्लेडर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन।
हार्ट में भी क्या इसका यूज है? यस, हार्ट में इसका यूज है। इसके बाद मॉडिफाइड सोनोग्राफी कलर्ड, जिसका नाम है कलर डॉपलर। इट यूजेज द साउंड वेव। द प्रोसीजर इज जस्ट सिमिलर टू यूएसजी। मोस्ट कॉमन यूज फॉर द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। एग्जाम्पल डीवीटी और वेरिकोज वेन। इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी ऑफ हार्ट। इट यूजेज द साउंड वेव फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ हार्ट एंड इट्स चैम्बर। उसके अलावा सुपाइन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसमें देते हैं। अब इसका यूज देख लो जो बेहद इंपॉर्टेंट है। हार्ट के साइज का पता चलेगा, चैम्बर के साइज का पता चलेगा, वाल की प्रॉब्लम, वाल्वुलर डिसऑर्डर, एलवीएच, आरवीएच, डायलेशन, हाइपरट्रॉफी, आयोटा का डायामीटर और वीना कावा का डायामीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट इजेक्शन फ्रैक्शन का मालूम चलेगा। इसलिए लिखा है लास्ट में, इट इज द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएचएफ एंड वाल्वुलर डिसऑर्डर। एक होती है टीईई, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें ट्रांसड्यूसर या प्रोब को अपन इंसर्ट करते हैं ईसोफेगस में और इको करते हैं। फिर सिटी स्कैन, इट इज द यूज ऑफ 3D एक्सरे टू प्रोड्यूस द क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ बॉडी पार्ट। दो तरीके से होगी, प्लेन सीटी और कॉन्ट्रास्ट एनहेंस सीटी स्कैन, जिसमें रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट की जाएगी। सिटी स्कैन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी because it cause risk of congenital malformation in fetus. The procedure takes 5 to 10 minutes. 5 से 10 मिनट का समय लगता है। नाउ लास्ट MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इट इज द यूज ऑफ 3D मैग्नेटिक वेव्स टू प्रोड्यूस द क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ बॉडी पार्ट। दो तरह की होगी, प्लेन MRI और विद कॉन्ट्रास्ट मीडियम, जिसमें रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करेंगे। एमआरआई आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्यों? एमनियोटिक फ्लूइड गर्म हो जाएगा, जिससे एबॉर्शन होने का खतरा होगा। एमआरआई गिव्स मोर क्लियर पिक्चर देन सिटी स्कैन। प्रोसीजर में लगेगा 15 से 30 मिनट। इसकी मशीन ज्यादा आवाज करती है, इसलिए प्रोसीजर के दौरान एयर प्लग पहन लो तो ज्यादा बेटर है। प्रोसीजर से पहले ऑल ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट शुड बी रिमूव बिफोर द प्रोसीजर। अगर है तो जानलेवा हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं कराते क्योंकि एबॉर्शन की रिस्क है। एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा है तो सीटी करा लो, एमआरआई मत कराओ। और बॉडी में आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा हुआ है तो भी अपन सीटी ही कराते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सीटी एमआरआई। अब केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, डू नॉट मोबिलाइज ड्यूरिंग द स्कैनिंग। यदि मरीज अनकॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव है, तो उसको बेहोश करके सीटी एमआरआई करेंगे। केयर बिफोर सीटी एंड एमआरआई, एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट। मालूम चले बीच में उठ के बैठ गया स्कैनिंग के दौरान। एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, यूएसजी, आरएफटी करा लें। रेडियो ओपेक डाई लगा रहे हो तो आफ्टर द प्रोसीजर मरीज को सलाह दें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है ताकि बॉडी से डाई एलिमिनेट हो जाए। These all are the all radio diagnostic procedure which are commonly used for cardiovascular disorder. बचे हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, जो अपन फर्दर लेक्चर में डील करेंगे। तो आई थिंक टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।